नमस्कार आप सभी को। आज हम बहुत सुंदर टॉपिक अपवा तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान पढ़ने वाले हैं। तो इसमें मुख्यतः तो क्या याद करना है अपन को कि नदियां कौन कौन सी है, लेकिन नदियों से पहले कुछ शब्दावली अपने दिमाग में होनी चाहिए। बोलो, होनी चाहिए ना। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि नदी को अपन पढ़ने के लिए एक व्यवस्था कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर नदियां, अपवाह तंत्र, ठीक है। सबसे पहले तो ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, समझ जाते हैं अपन कि अपन इसमें रिवर पढ़ेंगे, अपन लेक्स पढ़ेंगे, इसके अंदर पोन्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्या ये नदियां ऐसा कोई राजस्थान में, जैसे आपने देखा मरुस्थलीय भाग है, अरावली है, अपने यहाँ पे मैदान भी है, पठारी क्षेत्र भी है या नहीं है? तो हमारे यहाँ राजस्थान की जो नदियां हैं वो क्या है, किसी न किसी एक ऐसे जल विभाजक से बंटती है। तो अरावली जो रेंज है राजस्थान में, उससे क्या होता है कि राजस्थान का जितना भी अपवा तंत्र है वो अरावली से प्रभावित है। ये भारत की महान जल विभाजक रेखा कहलाती है और क्या करती है, भारत को या इस अपवा तंत्र को दो भागों में बांटती है, ठीक है। दो भाग कौन कौन से हैं ये अभी देखेंगे, लेकिन वैसे राज्य में तीन प्रमुख अपवा तंत्र हैं। अरावली का यदि देखें अपन तो बांटती है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां। तो सबसे पहले आप कुछ वर्ड्स पर ध्यान देंगे, उसके बाद आएंगे अब कि अरावली हमारे अपवा तंत्र को प्रभावित करती है। लेकिन सबसे पहला सिस्टम उठता है कि ड्रेनेज के अंदर हम पढ़ते हैं नदी। किसे कहते हैं नदी? क्या होती है नदी? नदी की परिभाषा क्या है? तो याद रखना कि धरातल पर, ये जो अपना भूमि है, इस भूखंड पर प्राकृतिक रूप से एक जल की धारा होती है, जिसका ढाल कैसे होता है, तो आप याद रखो कि उच्च भूमि से निम्न भूमि की तरफ, ये उच्च भूमि ऐसे बना देती हूँ, यहाँ से कोई पठार पहाड़ से नदी निकलती है ना, तो ये उच्च भूमि से निम्न भूमि की तरफ, ठीक है, उच्च भूमि से निम्न भूमि की तरफ। पहली चीज, नदी किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि उच्च भूमि से निम्न भूमि की तरफ या निम्न भूमि पर क्या होता है, जल का प्रवाह। जल का प्रवाह है, एक बात तो ये याद रखनी है। नदी क्या हो रही है, उच्च भूमि से निम्न भूमि की तरफ जल का प्रवाह है। जल का, यहां लिख देती हूं, जल का प्रवाह जो कहां तक जाएगा, ये लंबी दूरी तक जाएगा। बस इतना याद रखो, लंबी दूरी तय करेगा। कैसे भाई? अरे कोई नदी निकली है ना, कोई नदी निकली है, यहाँ से निकल करके ढलान इधर है, जा रही है उच्च भूमि से निम्न भूमि की तरफ। तो ये ऐसा नहीं कि यहीं पर रुक गई ना, ये लंबी जा रही है। जब तक कोई मुख्य नदी नहीं मिल जाती या सागर नहीं आ जाता, तब तक ये अपना जल ले जाती रहती है, वो है नदी। उच्च भूमि से निम्न भूमि की तरफ होने वाला जल का प्रवाह जो दूरी लंबी तय करता है, उसे अपन कहते हैं नदी। बात आई समझ में आपको? जो लंबी दूरी तय करेगा उसे अपन क्या बोलेंगे? नदी बोलेंगे। लेकिन नदी के साथ साथ में अपन एक शब्द ले लेते हैं, धारा। क्या है धारा? तो उच्च भूमि से निम्न भूमि की तरफ जल का प्रवाह, यहाँ तक दोनों डेफिनेशन समान है। नदी भी यही कह रही है कि मैं भी ऊपर से निकलती हूँ, ढलान जिधर होता है ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगी कोई चीज। तो उच्च भूमि से निम्न भूमि की तरफ जल का प्रवाह होता है ना, अगर अधिक दूरी तक जाता है, वो किसी मुख्य रिवर में जाकर मिलता है या किसी सी में जाकर के, समुद्र में जाकर के मिलता है, तो वो नदी कहलाती है। लेकिन यदि उच्च भूमि से निम्न भूमि की तरफ जल का प्रवाह कम दूरी तय करता है, तो उसे कहते हैं जलधारा। तो यहाँ पे सिर्फ इतना आ जाएगा, ये लंबी दूरी है और ये जल का प्रवाह इधर हो जाएगा कम दूरी पर। क्या यहाँ पर क्लियर है आपके? नदी किसे कहते हैं? तो उच्च भूमि से निम्न भूमि की तरफ
होने वाला जल का प्रवाह जो लंबी दूरी तय करता है, अपना जल किसी बड़ी नदी में उड़ेलता है, या फिर वो प्रवाह समुद्र से जाकर संगम करता है, क्या कहलाता है? नदी। लेकिन वो दूरी कम हो जाए तो ये धारा है, छोटी छोटी धाराएं मिलकर के कई मर्तबा बड़ी नदियां बनती है। आप समझते हो इस चीज को? तो आप ये याद रखें अच्छी तरीके से। आ गई बात समझ में? अब नदी और धारा समझ में आ गई हो तो आगे अपन बात करते हैं किसकी? नदी और धारा समझ में आने के बाद एक और चीज आप समझो कि जैसे ये अपनी क्या हो गई, एक नदी जा रही है, यहाँ से निकाल देती हूँ, ये पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ से कोई नदी जब निकलेगी ना तो ऐसे सपोज करो कि ये पहले ऐसे आई और फिर ये ऐसे नदी बह रही है। बोलो बह रही है ना? जिधर ढलान होगा उधर ही जाएगी। तो ये नदी है, ये नदी। अब इस नदी में आपको समझ में आ गया कि उच्च भूमि से निम्न भूमि की तरफ जल का प्रवाह अधिक दूरी तक है तो वो नदी है, कम तक है तो वो धारा है, जल धारा है। लेकिन दो नाम होता है सहायक नदियां, देखना समझना, सहायक नदी और वितरिका। ठीक है, वितरिका किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज, नदियां छोड़ो साइड में, सब याद हो जाएगी। पहली चीज हमने की कि नदियों के अंदर नदी किसे कहते हैं, तो हमने देखा कि कोई भी जल का प्रवाह, वाटर फ्लो क्या करेगा, उच्च भूमि की तरफ से निम्न भूमि की तरफ बहेगा और लंबी दूरी तय करेगा, वो नदी है। यदि उसकी दूरी कम हो जाती है, वो कहीं बीच में ही खत्म हो जाता है, भूमि के अंदर समाप्त हो जाती है, झील में गिर जाती है, वो छोटी जलधाराएं होती है। फिर हम इस नदी में पढ़ते हैं कि जैसे चंबल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है। अरे भाई, सहायक नदियां किसे कहते हैं? ऐसी नदियां, सपोज करो कि कोई नदी, ये नदी बह रही है, यहाँ से कोई पहाड़ी है, यहाँ से एक नदी निकली और इसमें आके मिल गई, इधर से भी कोई है और स्लोप के अनुसार बहती गई, इधर से भी मिली, इधर से भी मिली, इधर से भी मिली। इस मुख्य नदी में ये छोटी छोटी नदियां जाके अपना जल उड़ेल रही है। इसका मतलब ये इसको सहायता कर रही है पानी में। बोलो कर रही है ना? तो ये सहायता कर रही है, इसलिए सहायक नदी है। लेकिन इस नदी, ये जा रही थी नदी, बोलो गई, बीच में कुछ ऐसे, अपन टोपोग्राफी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको ये, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा समझो। कोई ऐसा अवरोध बीच में आ गया कि नदी का जल दो भागों में बंट करके यहाँ से एक टुकड़ा इधर निकल गया और बाकी ये नदी जा रही है जो जा ही रही है। तो इस नदी से ये भाग निकलना कहलाता है, इसकी, ये नदी क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है पानी को, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई इसकी। ठीक है, तो वितरिका मतलब क्या होना, इस प्रमुख नदी से अलग हुई एक शाखा, एक ब्रांच, एक डिस्ट्रीब्यूटरी। क्लियर? तो नदियां क्या हो गई, उच्च भूमि से निम्न भूमि की तरफ अपना जल का प्रवाह लंबी दूरी तक और कम दूरी तक जल प्रवाह। सहायक वो होती है जो निकलती कहीं और से है लेकिन अपना जल कहाँ उड़ेलती है, इस मुख्य नदी में। लेकिन मुख्य नदी से टूट करके नदी निकल रही है तो उसे अपन बोलेंगे ये इसकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, सब्सिडियरी नहीं है, सहायक नहीं है। तो ये हो गई अपनी डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर, है ना। जैसे आप हुगली पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा आपको, हुगली एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, किसकी है वो अपन पढ़ेंगे। यस, तो ये हो गई वितरिका और ये हो गई इसकी सहायक नदियां। बोलो आया समझ में? आया। सहायक नदियां जो अपना जल कहाँ उड़ेल रही है, मुख्य नदी में, और मुख्य नदी से अलग हो रही है तो फिर किस में आ जाएगा, वो वितरिका में आ जाएगा। ठीक है, अपवाह किसे कहते हैं, अपवाह किसे कहते हैं, ये शब्द है तभी तो आप अपवाह तंत्र पढ़ोगे। अपवाह तंत्र को इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम कह रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ एक परिभाषा मैं लिख देती हूँ, ये ऊपर रहने दो ऐसे, और अपवाह
समझना है ना, ड्रेनेज क्या है? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, पहली चीज निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से होने वाले जल प्रवाह को, होने वाले जल प्रवाह को आप क्या बोलोगे? अपवाह। कैसे? कि ये निश्चित वाहिकाएं तो है, ये तो निकल ही रही है, ये ऐसे थोड़ी कि बीच में सहायक नदियों में और कहीं से अपन मोटर चला के पानी भर देंगे। निश्चित वाहिकाओं, वाहिकाओं का मतलब जो ले जाने वाली होती है, उनके माध्यम से होने वाला जो जल प्रवाह है उसको अपवाह बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अपवाह। और ये जो इसकी सहायक नदियां हैं ना, ये पूरा एक सिस्टम बनाती है। तो अपन इसको एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, ये पूरा कहलाया, थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ये लो। और ये जो पूरा सिस्टम है इसको अपन बोलेंगे अपवाह तंत्र। डिस्ट्रीब्यूटरी को हटा देना आप, ये अपवाह तंत्र हो गया, सिस्टम हो गया पूरा, जिसमें सहायक नदियां भी आ गई, सम्मिलित हो गई। तो अपवाह क्षेत्र समझ में आया? अपवाह तंत्र क्या होता है? एक अपवाह क्षेत्र होता है कि अपवाह क्षेत्र किसे बोलेंगे? जो अपना सवाल आता है कि कौन सी नदी का अपवाह क्षेत्र ज्यादा है, यानी कोई भी एक मुख्य नदी, इसी में से समझो, कोई भी मुख्य नदी उसकी सहायक नदियां के साथ जो जल ग्रहण करती है जिस भी क्षेत्र से, मान लो ये यहाँ पे क्या है, प्रतापगढ़ के अंदर कोई पहाड़ियां हैं, वहां से नदी निकल रही है, खमनोर की पहाड़ियों से निकल रही है, दिवेर की पहाड़ियों से निकल रही है, कोई नदी आपके किधर से आ रही है, विंध्याचल से निकल रही है, कोई अरावली से निकल रही है। जहां जिस क्षेत्र से जल ग्रहण, नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र ही क्या कहलाता है? अपवाह क्षेत्र। यानी आप ये मान के चलो कि सहायक नदियों द्वारा मुख्य नदी में जो जल पहुंचता है ना, उसे उस नदी का अपवाह क्षेत्र कहलाते हैं। क्योंकि अपवाह का मतलब तो हो गया कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहा जल प्रवाह चैनल है। नदी कभी भी ऐसा नहीं देखा आपने, उसका एक मार्ग होता है निश्चित। कल तो नदी इधर बह रही थी और रात को क्या है, शादी में चली गई थी तो उधर की साइड में बहने लग गई, वहां रुक गई। ऐसा होता है क्या? नहीं, उसका एक निश्चित सिस्टम है। तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जो जल का प्रवाह हो रहा है वो अपवाह है। और वाहिकाओं के जाल को, ये वाहिकाएं जो पानी लाती है इसके अंदर, इस पूरे जाल को तंत्र बोलते हैं। और जहां जहां से ये जल ग्रहण करती है वो इसका अपवाह क्षेत्र है। तो कई बार अपन नदियों को पढ़ते हैं कि ये नदी तो 6 जिलों में ही बहती है पर इसका अपवाह क्षेत्र 12 जिलों में है। इसका मतलब उसकी सहायक नदियां जल अलग अलग जिलों से लेकर के उसमें उड़ेलती है, तो वो अपवाह क्षेत्र माना जाएगा। आप समझ गए आप इस सिस्टम को? तो अपवाह, अपवाह तंत्र और अपवाह क्षेत्र। ठीक है, अगर आप ऐसे करना चाहो कि जल ग्रहण किसे कहते हैं, तो नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है तो उसे क्या कहेंगे? जल ग्रहण। जल जहां से ग्रहण कर रही है वो जल ग्रहण क्षेत्र हो गया। और कोई बड़ी नदी अपनी सहायक नदियों सहित जिस क्षेत्र का जल लेकर के आगे बढ़ती है वो उसका प्रवाह क्षेत्र या उसकी नदी द्रोणी, जिसे आप रिवर बेसिन कहते हैं, वो कहलाता है। याद रहेगा आपको। यहाँ एक और शब्द बहुत छोटा, ये समझना जरूरी है। अपवाह समझा आपने, अपवाह के साथ में तंत्र हो गया अब, और इसके साथ में क्षेत्र भी हो गया। ये तीनों ही शब्द इसके साथ जुड़ गए, अपवाह तंत्र, अपवाह क्षेत्र। और साथ साथ में एक शब्द और कर लेते हैं जिसको अपन बोल रहे हैं नदी द्रोणी। और एक होता है बच्चे जल संभर, वाटर शेड जिसको बोलते हैं। ये रिवर बेसिन है, नदी द्रोणी। तो क्या होता है इन दोनों में, अंतर क्या होता है? आज की इस क्लास में हमें सबसे पहले तो ये समझ में आया, रे भैया नदी किसे कहते हैं?
तो जो उच्च भूमि से निम्न भूमि की तरफ जो जल का प्रवाह है ना, वो नदी है, लेकिन बशर्त वो पानी लंबा जाना चाहिए। यदि वो शॉर्ट टाइम पे रुक जाता है तो उसे बोलते हैं जल की धारा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। फिर हमारी बात अगली आई कि आपने ये समझाने के बाद में सहायक नदी किसे कहते हैं और वितरिका किसे कहते हैं। तो याद रखिए, जो नदियां अपना कहीं और से निकल रही है लेकिन अपना पानी इस मुख्य नदी को दे रही है, तो ये इसकी सहायता कर रही है, इसलिए इसकी सहायक नदी है। लेकिन कोई नदी इस मुख्य नदी से धारा अलग हो जाती, नहीं बनी भाई तेरे मेरे बीच में, सासू से बहुत झगड़ा होता है, निकल जाऊं मैं अलग, ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटरी वितरिका, जिसके उदाहरण अपन इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो वहां रिवर देखने को मिलेगी वितरिकाएं, तो ये वितरिका हो गई। अब हमने कहा अपवाह किसे कहते हैं, तो अपवाह का मतलब हो गया एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल का प्रवाह अपवाह कहलाता है। और ये जल का प्रवाह सहायक नदियों के साथ ये जहां से जल ला रही है वो सब अपवाह तंत्र है। और जहां से वो क्षेत्र, जहां से वो जल ग्रहण कर रही है, उस पूरे एरिया को बोलते हैं हम अपवाह तंत्र या अपवाह क्षेत्र। अब आपके क्लियर हो गया। फिर आता है कि ये अपवाह सहायक नदियां और जो मुख्य नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है ना, इसी को बोलते हैं रिवर बेसिन। हाँ भाई, लूनी नदी कहते हैं कि 6 जिलों में बहती है, पर उसका रिवर बेसिन 14 जिलों में है। कैसे भाई, 6 का 14 कैसे हो जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा ना, कोई सहायता देने जरूरी थोड़ी आपको जयपुर से जयपुर में ही आवे, पाकिस्तान से भी आ सकता है, बांग्लादेश से भी आ सकता है, यूरोप से भी आ सकता है, तो कहीं से भी आ सकता है ना। ऐसे इनके जिले बड़े हो जाते हैं। तो रिवर बेसिन हो गया, थोड़ा बड़ा स्तर पर जल ग्रहण क्षेत्र उनका बड़ा होता है। लेकिन कोई छोटी नदी होती है ना, तो उसके द्वारा अपवाहित क्षेत्र या जल ग्रहण करने का क्षेत्र कैसा होता है? छोटा। तो छोटी जगह को बोलते हैं जल संभर, बड़ी को बोलते हैं नदी द्रोणी। सेम पैटर्न पर, जगह बड़ी है, बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है तो रिवर बेसिन है, छोटा है तो वो वाटर शेड है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई है। ये चीजें क्लियर होने के बाद ही अपन चलेंगे राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंदर। तो थंब इंप्रेशन आने दो और चलते हैं आगे कि राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ने के लिए, अपवाह तंत्र आप समझ में आ गया, मुख्य नदी, उसकी सहायक नदियां और वो जहां जहां से जल ग्रहण करती है वो पूरा तंत्र इसमें आता है। इसीलिए इसको बोलते हैं अपवाह तंत्र या रिवर सिस्टम, जिसको आप ड्रेनेज सिस्टम बोलते हो। क्लियर? ठीक है। आपको ये भी पता है कि हमारा चूरू और बीकानेर ऐसे 2 जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है, बाकी तो हमारा मरुस्थल भी धापा हुआ है, भली नहरों से है ना, तो पानी है, लेकिन यहाँ बीकानेर चूरू के अंदर कोई नदी नहीं है। बाकी सब अपवाह तंत्र से संबंधित कोई ना कोई नदी वहां तक पहुंचती है। तो वैसे यदि अपन देखें, जल विभाजक रेखा अरावली हमारे राजस्थान के पानी को 2 भागों में बांटती है। एक तरफ तो हो जाएगा हमारा कौन सा? अरब सागर, दूसरा हो जाएगा हमारा देखो, इसको ले लेते हैं नीचे। यहाँ यदि हम इस सिस्टम को देखें, अपवाह तंत्र को और ऊपर ले जाते हैं, अपवाह तंत्र, तो ये आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा ऐसे। ये लो, ये अब अरावली क्या करेगी? इसको 2 भागों में बांट देगी। कैसे बांटेगी अरावली? लो बांट के बता देती हूँ मैं। अरावली जब निकलेगी ऐसे, है ना, तो ये वाली अरावली क्या करेगी? इसको 2 भागों में बांट देगी। ये अरावली है पूरी। कैसे 2 भागों में बांट देगी भैया? तो इधर का जो जल है, इधर से जो नदियां निकलेगी, ये अपना जल किस ओर ले जाएगी और इधर की नदियां किस ओर ले जाएगी। तो अरावली जल विभाजक रेखा हो गई। पहले तो ये याद करो, नदी का सिस्टम याद करने के बाद में हमें पता चला कि अच्छा अरावली से हम प्रभावित होते हैं। तो अरावली क्या है?
जल विभाजक है, जल विभाजक। और ये राजस्थान की नहीं, भारत की महान जल विभाजक रेखा कहलाती है। इधर स्थित है हमारा अरब सागर, अरब सागर। और इधर की तरफ से निकलने वाली नदियां जो गिरेगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो ऐसे देखें तो दो प्रकार से हैं, और वैसे देखें अपवाह की तरीके से बहने के बहाव क्षेत्र को देखें तो 3 प्रकार से नदियां हैं। हालांकि भारत के कुल सतही जल का राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ 1.16% ही है। इंपॉर्टेंट सवाल ये है ना, भारत के कुल सतही जल का, भारत की जो भूखंड पे जितना पानी है उसका मात्र 1.16% राजस्थान में है। और राजस्थान के अंदर से हम बहाव क्षेत्र को देखें, किधर किधर नदियां बहती है, तो 3 प्रकार से नदियां। और अरावली वैसे कितने भागों में बांट देती, तो 2 भागों में, अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी। अब कोई ऐसा तो नहीं है आप में से करम खोड़ला जो यूं कह दे हैं झालावाड़ के पास में बंगाल की खाड़ी है, इधर इसके पास में ये अरब सागर है। ऐसा नहीं है, इतना तो समझते हो ना, किसी न किसी बस में बैठ के ही जाएगी नदियां आगे, यानी कोई ना कोई नदी इनके पानी को वहां तक पहुंचा ही देगी। इतना क्लियर हो आप दिमाग से? आओ 3 प्रकार की नदियों को अब पढ़ लेते हैं ऐसे बहाव की दृष्टि से। बहाव की दृष्टि से नदियां कितने भागों में बटी है, तो 3 भागों में करेंगे। देखो इधर अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां, इनलैंड रिवर होती है ना, आंतरिक प्रवाह की नदियां, और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अरेबियन सी वापस कितने भागों में बढ़ता है? 2। याद रखना, ये कच्छ की खाड़ी जिसे अपन लिटिल रन बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, जानते हो? खंबात की खाड़ी नहीं जानते हो तो अभी जहां बैठे हो मुंह हिलाओ कि अब जान गए खंबात की खाड़ी। ऐसे तो इस डिवाइडेशन को आप पहले अपने माइंड में लाइए कि बहाव की दृष्टि से 3 प्रकार की नदियां हमें याद करनी है। अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां। यदि 100 में से हम परसेंटेज देखें कितना कितना किसमें है, तो याद रखना सबसे ज्यादा परसेंटेज है हमारा इनलैंड रिवर का, 60% लगभग। इधर की तरफ का है अपना 23%, रेस्ट ऑफ यानी कि 17% यहाँ आ जाएगा अरब सागर की तरफ से। तो आप देख लो किधर किधर पानी का रेशो है। ठीक है, तो ये राजस्थान में अपवा प्रणाली को प्रवाह के आधार पर 3 भागों में बांटा है, अरब सागर की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर, आंतरिक प्रवाह की नदियां। आज आपको नदियां याद करनी है, कितनी? तो याद करो, मुख्य रूप से इधर करनी है 4, इधर भी करनी है 4, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगी 8। यानी मुख्य रूप से आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं, इनलैंड रिवर है वो 8 है, और इधर अरब सागर की तरफ 4 और उधर बंगाल की खाड़ी की तरफ भी 4 ही करनी है। लेकिन इनकी सहायक नदियों के सवाल, भाई हमारे यहाँ से परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं? ओरिजिन प्लेस पूछ लेते हैं, कहाँ से नदी उद्गमित होती है, उद्गम कहाँ से होता है, कितने जिलों में उसका ड्रेनेज है, प्रवाह है, वो पूछ लेते हैं। फिर पूछते हैं कि ये किस किस जिले को छूती है, कहाँ बहती है, रिवर बेसिन में से भी सवाल आ जाता है। फिर आ जाता है इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो अपन को चीज सब याद होनी चाहिए। हमारे यहाँ नदियों को माता का रूप माना जाता है और इन माताओं को कई कई नाम से पुकारा जाता है। हालांकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर बरसाती नदियां हैं, लेकिन वर्ष भर बहने वाली नदियों के भी उदाहरण अपन देखेंगे। तो आप ऐसे समझ लो कि आपने ऐसे याद किया
अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां कितनी? 4। ऐसे करो जहां बैठे हो, 4। बंगाल की खाड़ी में भी 4। 4 और 4 को जोड़ा तो कितनी हो गई? 8। ये 8 कहाँ बहती है? इनलैंड रिवर है, यानी कि आंतरिक प्रवाह का ये तंत्र है। अब 4 याद कर लेते हैं। अरे बंगाल की खाड़ी में गिर रही तो सीधी गिर रही है, दिक्कत तो यहाँ है। अरब सागर फिर 2 भागों में बट गया, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। इधर जो 4 नदियां हैं उनमें से 2 इसमें गिरेगी और 2 इसमें गिरेगी। यहाँ से खड़े होंगे सवाल, कौन सी नदियां हैं जो कच्छ की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। लेकिन मैं हूं ना, चिंता क्यों करनी, सब करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले रेडी हो जाइए। इधर कौन सी नदियां हैं देखो। सबसे पहले कर लेते हैं अपन अरब सागर की तरफ, है ना। अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियां, इसमें सबसे पहले 4 ही तो करनी है। लूनी, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती। लो मेरे संग संग बोलो, लूनी, माही, पश्चिमी बनास, साबरमती। ये 4 वो हैं अरेबियन सी की तरफ जाने वाली, ड्रेन होने वाली नदियां। कौन सी है? लूनी, माही, पश्चिमी बनास। बनास मुख्य नदी अलग है, मेन रिवर, वेस्टर्न बनास अलग है ना। तो पश्चिमी बनास और साबरमती नदी। और इसके बाद नंबर आता है अगले 4 पे, जो आएगा बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली। बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन सी गिर रही है नदियां? तो लो, सबसे पहले नाम आ जाएगा चंबल। चंबल के बाद बनास, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है दोनों। बाणगंगा, बाणगंगा और गंभीर। याद रखना, ये पढ़ाई बहुत कंफ्यूज करती है। गंभीर अलग है, गंभीरी अलग है। तो मेन तंत्र पढ़ रहे हैं अपन जिसमें गंभीर है ना। आंतरिक प्रवाह की देख ले, 4 दूनी 8। आंतरिक प्रवाह कितनी नदियां हो जाएगी? 8 हो जाएगी। देखें जरा 8 कौन कौन सी है। देखो मैं छोटा सा आपको एक उदाहरण देती हूँ। यहां नाम लिखती हूँ गग्गर। गग्गर यहां लिखती हूँ का सा, रूपा, रूप, मंदा, कुंद। देखो कैसे याद होगा। काकनी, कांकनी, कांतली, साबी। ऐसा नहीं कि इसकी बात नहीं है, वो तो मैं अलग से पढ़ाऊंगी। रूपारेल, रूपनगढ़, मंथा, कुकुंद, कुकुंद। आओ 1 मिनट में याद करते हैं। पहले आपके पास इंडेक्स तैयार होनी चाहिए, हमें कौन कौन सी नदियां करनी है। एक सवाल निश्चित रूप में 100% बनेगा। और एक सवाल ही क्यों, आजकल तो 4 बनते हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स पूछ लेते हैं या मैच द फॉलोइंग पूछ लेते हैं। तो हमें कम से कम 3 तो पता होना चाहिए, तभी चौथा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। चलो तो करो। सबसे पहले अरब सागर की ओर गिरने वाली कितनी है? 4। बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली भी कितनी है? 4। 4 4 को जोड़ा तो कितनी हो गई? 8। वो है अपनी आंतरिक प्रवाह की। तो लूनी लूण वाली है, नमक वाली, तो अरब सागर की तरफ ही जाएगी बिल्कुल। तो खारे पानी की तरफ ले जाओ आप किसको? लूनी, माही, पश्चिमी बनास, साबरमती। बार बार बोलो, मुझे तो आप दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन मैं ये मान रही हूँ कि सब लोगों के होठ हिल रहे होंगे।
क्या क्या, लूनी, माही, पश्चिमी बनास, साबरमती अरब सागर की ओर है, वहीं बंगाल की खाड़ी की तरफ चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीर, चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीर। और साथ ही साथ अब आंतरिक प्रवाह की याद करनी है। देखो कितना सिंपल है। ये घग्गर की नदी पहले हमारे राजस्थान में एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय सिस्टम का हिस्सा है, यानी हिमालय की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी राजस्थान तक भी पहुंची है। जी हाँ, वो है घग्गर, जिसके अनेकों नाम हैं, बात करेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं घग्गर अपने फुल स्विंग पे हुआ करती थी एक टाइम पर। तो एक माता जी है आवड़ माता। आवड़ माता को जैसलमेर की तरफ जाना था उत्तर की तरफ से, तो उन्होंने नदी से कहा कि देखो घग्गर, मुझे स्थान दे दो, मैं जैसलमेर पहुंचना चाहती हूँ। तो जब जिसके दिनमान बहुत होते ना भरे भरे, तो वो क्या है, ज़्यादा भाव नहीं देते किसी को। तो घग्गर ने भी कहा नहीं, आई हैव नॉट टाइम। तो फिर आवड़ माता को मना कर दिया। आवड़ माता दुर्गा का अवतार, उन्होंने हकरा, ये इसका फ्लो जो है ना, जब पाकिस्तान में फ्लड आता है तब पानी पहुंचता है बहावलपुर तक, फोर्ट अब्बास अपन पढ़ेंगे, वहाँ ये हकरा नाम से जानी जाती है। तो आवड़ माता ने ऐसे चुल्लू, इसको चुल्लू बोलते हैं, नहीं कहते चुल्लू पर पानी में डूब मरो, तो आप मरो तो मत ही, लेकिन 3 चुल्लू पानी पी लो। आवड़ माता ने 3 चुल्लू में हकरा का सूपड़ा साफ कर दिया। आवड़ दे 1, आवड़ दे 2, आवड़ दे 3, 3 चुल्लू के अंदर हकरा का पानी किसने पिया? आवड़ माता ने। अब घग्गर तो भाई है ही नहीं, कहीं विलुप्त हो गई। तो आते जाते लोग अब इसको टोंट पास करेंगे। और घग्गर बहन जी कैसी हो, अब पानी वानी कैसा है? तो घग्गर है ना ऐसे बोलती, क्या बताऊं काका सा, क्या बताऊं काका सा। काका सा समझते हो अपने यहाँ पे? ये अंकल आंटी अपने यहाँ के नहीं है, काका सा, काकी सा है ना। तो काका सा देखा आपने? क्या बताऊं काका सा, मेरा रूपा रूप जो है ना वो अब थोड़ा मंदा है, यानी मेरा धंधा मंदा है। और मंदा ही क्या, मैं तो कहूँ बिल्कुल कुंद पड़ा है, कुंद, कुकुंद। का फोर कांकनी, का फोर कांतली, सा फोर साबी, रूपा रूप से रूपा रेल, रूपनगढ़, मंथा, कुकुंद। क्या आप बोल पा रहे हैं मेरे बिना भी? चलो बोल के दिखाओ जरा, ऐसे बोल दो। लो, नदियां अरब सागर की ओर गिरेगी तो 4 है, लूनी, माही, पश्चिमी बनास, साबरमती। इधर गिरेगी तो क्या कहलाएगी? चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीर। 8 नदियों में घग्गर, काकासा 3 हो गई, कांतली, कांकनी, फिर आपने साबी देखा, रूपा रेल, रूपनगढ़, मंथा, कुकुंद। क्या आप यहाँ तक बोल पा रहे हैं नदियों को? तो फिर एक एक नदी को लेकर चलेंगे अपन कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कितनी सहायक नदियां। मैं लगभग शतक लगवा दूंगी आपके इसमें। आप इतना याद रखें नदियों में। आज तो छोटी सी इंट्रोडक्टरी क्लास ही रखेंगे, लेकिन फिर भी एक चीज और याद कर लो इसमें, कि कौन सा ऐसा जिला है जहां पर ये रिवर सिस्टम नहीं है? बताओ, नहीं है? तो ये बीकानेर और चूरू का जो पार्ट है ना, यहाँ पे कोई भी नदी नहीं है, पहली चीज। फिर अच्छा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ नदियां गिरती है ना, गिरती है। तो आपको संभाग देखना पड़ेगा कि ये उदयपुर संभाग जो है ना, ये ऐसा संभाग है उदयपुर जिसकी नदियां अरब सागर में भी अपना जल ले जाती है और बंगाल की खाड़ी में भी अपना जल ले जाती है। तो उदयपुर संभाग क्या हो गया, यहां पे लिख रही हूं दोनों में। अब इधर मैं अरब सागर कर देती हूं और इधर बंगाल की खाड़ी कर देती हूं। तो उदयपुर संभाग से दोनों तरफ क्या है, जल जाता है। ये संभाग अपना
उदयपुर संभाग से दोनों तरफ जल जाता है। अच्छा, अब इधर की तरफ अगर आप देखोगे ये संभाग कोटा, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो बंगाल की खाड़ी की तरफ ही गिरेगा, पूरा स्लोप इधर ही होगा, ढलान इधर ही होगा। तो बंगाल की खाड़ी की नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो कोटा आ जाएगा। इनलैंड रिवर जो है वो कौन सा है, तो यहाँ ये वाला जो संभाग है हमारा बीकानेर, ये आंतरिक नदियों वाला संभाग है। आंतरिक नदियों वाला, सर्वाधिक आंतरिक नदियां कहाँ बहती है, तो आप इधर कर लोगे कि आंतरिक नदियों वाला संभाग बीकानेर है। और जोधपुर की बात करोगे, जोधपुर संभाग कैसा है, तो जोधपुर संभाग के अंदर दोनों सिस्टम आ जाएगा, अरब सागर की ओर भी नदी जाएगी और आंतरिक प्रवाह भी रहेगा, जैसलमेर में आएगी ना, आंतरिक प्रवाह भी रहेगा। ये मुख्य चीजें हैं जो अपन को जाननी है, ठीक है। फिर आगे आता है आपका भरतपुर संभाग। ये रहा अपना भरतपुर संभाग, देख लो, ये भी दो प्रकार का है। ये बंगाल की तरफ जाएगा, समझ जाओगे, बंगाल लिखा है तो बंगाल की खाड़ी, और यहां से भी आंतरिक नदियां हैं, आंतरिक प्रवाह है, ये आपको याद करना है। अब जयपुर और अजमेर संभाग की बात आए तो जयपुर संभाग के अंदर भी इनलैंड रिवर है, और जयपुर इधर पानी किधर ले जाएगा, तो जयपुर भी दो तरफ से ले जाएगा, एक तो ये बंगाल की तरफ जाएगा, दूसरा ये संभाग आंतरिक प्रवाह का होगा। लो, इतना तो अपन समझ ही जाएंगे धीरे धीरे। अजमेर संभाग बचेगा। अजमेर एक ऐसा संभाग है, मैं यहाँ अलग से लिख देती हूँ, याद रखना, अजमेर ऐसा संभाग है जहां तीनों तरफ से लोग फॉर्म भरने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं। अजमेर संभाग से तीनों सिस्टम कौन कौन से, आंतरिक भी है, बंगाल भी है, और अरब सागर की तरफ भी नदियां हैं। तो आपको याद बहुत सिंपल ही करना है भाई, अजमेर जिला ऐसा है जिसमें हर गरीब अमीर सब फॉर्म भरते हैं, तो ये भी ऐसे ही होगा। तो अजमेर संभाग ऐसा है जहां पर तीनों ही जगह की नदियां निकलती है। चूरू बीकानेर में कोई भी नदी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक नदियां कहाँ हैं, सर्वाधिक नदियों का सिस्टम पूछा जाए, सर्वाधिक नदियां, ये मैं यहाँ पे प्लस लगा देती हूँ या ऐसे कर देती हूँ, सर्वाधिक नदियां कहाँ, कौन सा जिला या संभाग पूछा जाए, तो जिला पूछे कि नदियों का बहाव कहाँ है, कौन से जिले में है, या संभाग पहले कर लेते हैं अपन, संभाग कोटा आएगा। सर्वाधिक नदियों का संभाग कौन सा है, कोटा। और सर्वाधिक नदियों का बहाव क्षेत्र कहाँ है, तो आप करोगे चित्तौड़। और सर्वाधिक नदियां उद्गम कहाँ से होता है, निकलती कहाँ से हैं, तो आप करोगे उदयपुर। इतनी सी बात आपको याद हो जाएगी, तब हम सिस्टम से चलेंगे एक एक प्रकार की नदियों को करने के लिए। तो आप तैयार रहिए, बड़ा चैप्टर है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा ऐसे कि सबसे पहले हम नदी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये तो पता चले नदी किसे कहते हैं। तो पता चला कि उच्च भूमि से निम्न भूमि की तरफ जल का प्रवाह है ना, लेकिन वो लंबी दूरी तक जा रहा है तो नदी है, अगर छोटी दूरी तक की है तो वो एक जलधारा बन के रह जाएगी। और उसकी सहायक नदियां उसके अंदर आकर के मिलती है तो वो पूरी जगह कहलाती है, एक अपवाह तंत्र सिस्टम बना लेती। अपवाह क्या होता है, निश्चित एक क्या है, सर्टेन सिस्टम है, सर्टेन चैनल के थ्रू वाटर फ्लो होता रहता है, तो वो क्या कहलाती, नदी। और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, अपवाह तंत्र। जहां जहां से वो जल ग्रहण कर रही है वो अपवाह क्षेत्र कहला जाएगा। और यदि ये क्षेत्र बड़ा है तो उसे रिवर बेसिन कहेंगे, यदि ये छोटा है तो इसे अपन वाटरशेड कहेंगे या जल संभर बोलेंगे। इतना आपको समझ में आया।
वितरिका किसे कहते हैं? सहायक नदी तो वो होती है जो कहीं और से निकली और सहायता कर दी पानी लाके, लेकिन ये यहीं से अलग हो गई अपने घर से ही, तो डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, है ना। तो ये हो गई वितरिका, ये भारत में अपन और पढ़ेंगे। भारत के कुल सतही जल का मात्र और मात्र 1.16% ही राजस्थान के अंदर है। यदि राजस्थान को अपन जल विभाजक की दृष्टि से देखें तो अरावली भारत की जल विभाजक रेखा कहलाती है। ये दो भागों में, इधर से नदियां निकलेगी अरब सागर में गिरेगी, इधर से निकलेगी तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। बावजूद इसके बहाव की दृष्टि से 3 भागों में बटा हुआ है, अरब सागर, आंतरिक प्रवाह, बंगाल की खाड़ी। सबसे ज्यादा सहयोग किसका मिलता है? आंतरिक प्रवाह का 60% हो गया, फिर 23% अदर बंगाल की खाड़ी में और 17% अरब सागर की तरफ। अब ये 4 अरब सागर भी 2 भागों में बटा है, कौन सा? आपको बे ऑफ खंबात और लिटिल रन या कच्छ की खाड़ी। तो आप याद रखिएगा ये 2 नदियां इन 4 में से इधर गिरती है, 2 इधर गिरती है, ये मैं पढ़ाऊंगी। 4 इधर है, 4 इधर है, दोनों को जोड़ दिया तो 8 हो गई। आंतरिक प्रवाह की 8 है, गग्गर, काकासा, रूपारूप, मंदा, कुंद। याद हो गया। यह सिस्टम याद होने के बाद अपनों ने किया, बीकानेर चूरू में कोई नदी नहीं है। जोधपुर संभाग ऐसा है जो आंतरिक प्रवाह भी बनाता है, अरब सागर में भी जल ले जाता है। उदयपुर अरब सागर बंगाल की खाड़ी दोनों की तरफ ले जाता है। कोटा बंगाल की खाड़ी की तरफ ही जाता है और जयपुर बंगाल और आंतरिक की तरफ है। सेम अपना भरतपुर भी आ जाता है। अजमेर एक ऐसा है जो तीनों ही सिस्टम बनाता है। लेकिन सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछा जाए कोटा, सर्वाधिक बहाव किधर कौन से जिले में है तो वो है अपना चित्तौड़। वहीं उद्गम कहाँ से होता है, कौन से जिले से होता है तो उदयपुर से होता है। इतनी बात समझ में आई ना, तो फिर आगे चल के अपन पढ़ेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र, कोई भी बंगाल की खाड़ी की तरफ का या अरब सागर का, वो नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।